तो आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग वर्सेस पुअर मेमोरी कैपेसिटी ड्यू टू डाउन साइजिंग merger and acquisition activities. नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, एक तो ये होता है नया ट्रेंड है कि ऑर्गेनाइजेशंस में लर्निंग का जो अप्रोच है उसको कंटिन्यू किया जाए और उससे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा फर्क आता है ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग। देन एक और चीज है कि पुअर मेमोरी कैपेसिटी ड्यू टू डाउन साइजिंग। जब ऑर्गेनाइजेशंस में डाउन साइजिंग होती है तो वो स्किल्ड वर्कर, कॉम्पिटेंट वर्कर, वो जो है किसी भी तरह से कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट कंडीशंस और नेचर को, उनको घर भेज दिया जाता है, उनको फायर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का ओवरऑल उसकी कैपेसिटी है वो डैमेज हो जाती है, उस पर इम्पैक्ट आता है। और या तो फिर मर्जर की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज किया जाता है उसके साथ, और एक चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं, तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी पे बड़ा फर्क आता है। और तीसरी बात ये कि जब एक्टिविटीज ऑफ एक्विजिशन होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके अपने साथ शामिल कर लेता है और उसको अपने साथ रखता है, तो उसकी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ शामिल होते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्विजिशन होती है तो उसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रखे, इसकी वजह से वो उनको शामिल नहीं करते जो हाईली पेड वर्कर्स हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में बड़ा फर्क आता है। और उसमें वो कॉम्पिटेंट बंदे, वो लर्नर्स, वो एजुकेटेड और प्रोफेशनल्स जिनकी जो है ना जरूरत खत्म हो जाती है और उनको फायर किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में बड़ा फर्क आता है। ये एक मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और रिलेवेंट हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लोबलिज्म, ग्लोबलिज्म का और नेशनलिज्म का और एनवायरमेंटलिज्म का। ग्लोबलिज्म का क्या मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, they are working in a they are multinational in nature, they have access to the every nation of the world, हर जगह उनकी एग्जिस्टेंस है, हर जगह वो मौजूद हैं और हर जगह से वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन नेशनलिज्म, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे होते हैं वो विद इन द लिमिट ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, उस बाउंड्री के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट मल्टीनेशनल इन नेचर। सेकंड, एक और कॉन्सेप्ट, पहले ग्लोबलिज्म, नेशनलिज्म, और अब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनवायरमेंटलिज्म। जहां भी जिस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जहां भी ऑपरेशन है नेचर का, चाहे वो नेशनल कॉन्सेप्ट है या ग्लोबल कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उसके एनवायरनमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चरल वैल्यूज वर्सेस एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जहां ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वैल्यूज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं और उनको जितने भी एप्रिसिएशंस हैं और उनके लिए जो इनका ग्रोथ है, उनके चांसेस हैं, वो सारे उसकी कल्चर में डिफाइंड होते हैं। अब लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज अ डाइवर्सिटी, एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। इसमें यह है कि आप हर जो ना जिंदगी के हर हिस्से से ताल्लुक रखने वाला आदमी, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला आदमी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है, उसको आपने अप्रिशिएट करना है और उसको इम्पोर्टेंस देनी है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में
आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल है। जैसे कि डाइवर्सिटी की बात है, तो हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदे, अगर एक मुस्लिम कंट्री है तो सारे मुसलमान काम कर रहे हैं और वहाँ हिंदूज को जो है ना एक और तरीके से देखा जाता है, या अगर हमारे पास मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, तो एक दूसरे को वो लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, हर बंदे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, irrespective of it belongs to any caste, creed or ethnic group, or nowadays that is a gender, मेल और फीमेल। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में मेल जेंडर जो था, मेल तो जो थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ दे आर valuing women as well, because women have a very great potential to uh, work for organization and for the achievement of organization goals. अब जो importance है वो diversity की तरफ है, that is equality, that is providing equal opportunities of growth to the all stakeholders of the business organization, irrespective of their gender, irrespective of their caste and creed, color and faith. There is multi-generational workplaces. Organization में multi-generational workplaces हैं, veterans हैं and versus boomers हैं, Gen Xers हैं versus generations हैं, Y versus millennial generations हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस में वो ग्रुप्स हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशंस के वर्किंग एनवायरनमेंट से बड़ा ताल्लुक होता है, कि उन एक वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहते हैं कि कहीं बड़े एक मंजिल पे ले जाएं, या कोई ऐसा होता है वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो अपने लेवल के मुताबिक काम करेगा तो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन ये एक मल्टी जनरेशनल वर्क प्लेसेस हैं, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है जिसमें हर किसी का एक अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है जो डिटरमिन करता है ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर को, ऑर्गेनाइजेशंस के अचीवमेंट ऑफ गोल्स को। न्यू टेक्नोलॉजीज वर्सेस ओल्ड ह्यूमन वैल्यूज, बायोटेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। पहले जो पुराने थे बायोटेक्नोलॉजी या वायरलेस टेक्नोलॉजी, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, 3G 4G और नए नए सिस्टम आ रहे हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा इम्पैक्ट है। अब जो ट्रेंड्स जो डेवलप हो रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पुरानी चीज़ों को भूल के एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो समझ रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रेंड्स हैव बेटर पोटेंशियल टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन to its vision and mission, or as well as for the achievement of goals. इसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेंशियल फीचर्स हैं उसकी तरफ एक ओपन सिस्टम है, दूसरा इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट। ये एक प्रोसीजर है जो नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसमें इनपुट आते हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, उसको एक प्रोसीजर के तहत उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट गुड्स दैट यूजुअली सर्व द पब्लिक और कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ बनाने के लिए जितने भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम इनपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए अगर आपने टेबल बनानी है तो आपके लिए लकड़ी जो है या और कुछ चीज़ हैं, आपके जो है नेल्स हैं और बाकी रिक्वायर्ड चीज़ें इनपुट हैं, जो सारे इनपुट कहलाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। देन उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनको एक प्रोसीजर के तहत उनको मिला के उनको सेट करके शेप दिया जाता है टेबल का, जिसे आउटपुट हम कहते हैं। टेबल कम्स इन द शेप ऑफ आउटपुट दैट इज द कंपोज्ड ऑफ मेनी इनपुट्स।
एक ऐसी चीज, या आप कंप्यूटर समझ लें, या दुनिया की जो भी चीज आप समझ लें, उसमें आपके सामने जो चीज आउटपुट पे होती है, उसका मकसद ये होता है कि वो कितने काफी इनपुट्स को मिलाकर उनको बनाया गया है। उसका एक जो है ना मैकेनिज्म डेवलप था, जिसके थ्रू वो डेवलप हुए और आगे आए और उनको एक आउटपुट में कन्वर्ट किया गया। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट। देन सब सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी सिस्टम होता है, इसका सिस्टम होता है, उसमें उसके सब सिस्टम भी मौजूद होते हैं। बाउंड्री स्पैनिंग है, प्रोडक्शन मेंटेनेंस है, एडाप्टेशन है और मैनेजमेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होते हैं। बाउंड्री स्पैनिंग, कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, प्रोडक्शन मेंटेनेंस क्या होनी चाहिए, एडाप्टेशन में क्या आना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, दे आर सब सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डोमेन से मुराद रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सर्विंग द मार्केट्स एंड कस्टमर। अब किस डोमेन में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कितने सर्विसेज में वो काम कर रहा है, कितने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में काम कर रहा है, एक प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर मल्टी प्रोडक्ट हैं या मल्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनका डोमेन जो होता है, द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी हाई एंड वाइड, जिसमें वो बहुत ज्यादा चीजों पे इन्वॉल्व होते हैं। एनवायरमेंटल ट्रांजैक्शन से, अब एनवायरमेंटल ट्रांजैक्शन से बताते हैं डीलिंग विद फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्रीज के अंदर नहीं होती, जिसे हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी कहते हैं, अदर वर्ड्स। ओपन सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देख सकते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आपने इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट है। एक तरफ आप रॉ मटेरियल देख रहे हैं रिसोर्सेज में, दूसरी तरफ आप प्रोडक्ट देख रहे हैं सर्विस में। ये रॉ मटेरियल है जिसको इनपुट के तौर पर यूज करके हम ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस की शेप में सोसाइटी में जा रहा है। अगर रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें से इनपुट यूज होगा रॉ मटेरियल। अगर रिसोर्सेज हैं तो वो सर्विसेज के लिए होते हैं, इनपुट फॉर दी सर्विसेज। ये बाउंड्री स्पैनिंग है, ये प्रोडक्शन मेंटेनेंस, ये सब सिस्टम और बाउंड्रीज है। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल इंटरफेस, ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल इंटरफेस है। ये जनरल फैक्टर्स हैं, ये टास्क फैक्टर्स हैं।